यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो BCW यहाँ पर जो टेस्ट 3 है, BPSC कॉन्सेप्ट वाला जो है, इसका टेस्ट यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट है, यहाँ पर दूसरा टेस्ट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, टेस्ट नंबर 2, इसका पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर कर लिया था। कितना 75 करीब क्वेश्चन थे, वो यहाँ से कवर हो गए थे। राइट, अब कितना करना है, अब यहाँ से करना है जो 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। उसके बाद जो इवनिंग में रहेगा दूसरा टेस्ट यहाँ पर जो देख लेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर जो अपना UKT है इसका टेस्ट होगा तो यहाँ से शाम को करा देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ से भी टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। उसके बाद यहाँ से जो खान सर करेगा वो मैं कल करा दूंगा आपको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से। 76 यहाँ से, हालिया विकास परियोजनाओं के अंतर्गत सहरसा और मुंबई के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस वे ट्रेन को दिखाता यहाँ पर जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का यहाँ से ये अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखो, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनमें अप्रैल 2025 में बिहार की तीसरी अमृत भारत जो हमारी एक्सप्रेस है इसको यहाँ पर दिखाकर जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, जो सहरसा जंक्शन बिहार और मुंबई जो हमारी लोकमान्य तिलक टर्मिनल है LTT उसके बीच यहाँ से चलेगी। राइट, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। ये बिहार की दूसरी अमृत भारत जो एक्सप्रेस वे है, ये पहली दरभंगा से आनंद विहार जो दिल्ली तक के लिए थी। ठीक है, और जो लंबी दूरी के लिए यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, और यहाँ से ये जो दूसरी चलाई गई है मुंबई तक चलाई गई है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में आपसे कि जो अमृत भारत ट्रेन है अभी बिहार में कितनी स्टार्ट की गई, 2 है ना, कहाँ से कहाँ तक आपसे बोल देगा। जो आपसे बोलेगा आपको कि जो दरभंगा से मुंबई तक LTT तक बोल देगा, है ना, तो गलत होगा। दरभंगा से वहाँ से नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना, दरभंगा से जो मुंबई वाली ट्रेन है वो दरभंगा से नहीं जाएगी, है ना, वो कहाँ से जाएगी, सहरसा जंक्शन से LTT लोकमान्य तिलक मुंबई। राइट, याद रखना है। आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा 76 का। 77 देखते हैं। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2025 का शुभंकर है। अभी होने वाला है ना, तो उसका शुभंकर कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का यहाँ से इसका जो शुभंकर होगा ये हो जाएगा गज सिंह। ठीक है, गज सिंह बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, जो हमारा 7वें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हो रहे हैं इसमें आधिकारिक शुभंकर जो 4 से जो 15 मई 2025 तक बिहार में आयोजित यहाँ पर हुआ है। अच्छा, हो चुका है। ठीक है, एक और भी यहाँ पर कुछ होना था खेलो, तो यहाँ भी कुछ होना है बिहार में और भी, है ना, खेल का, तो वो भी होना है 7 सितंबर में। तो यहाँ पर इसका गज सिंह था। राइट, ये एक काल्पनिक संकर प्राणी है जो हाथी गज और शेर सिंह के गुणों को जोड़ता है, जो शक्ति, साहस और यहाँ पर जो बुद्धिमान उसका प्रतीक बताती है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, किस वास्तुविद आर्किटेक्ट ने 2024 में उद्घाटन किए गए नालंदा जो विश्वविद्यालय उसमें हरित ऊर्जा कौशल का परिसर का डिजाइन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का से ये बालकृष्ण विठल दास यहाँ पर जो दोषी थे, ये सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नए नालंदा जो विश्वविद्यालय इस परिसर का यहाँ पर उद्घाटन जून 2024 में राजगीर बिहार में किया गया था। जो प्राचीन नालंदा जो खंडर उसके पास यहाँ पर स्थित है। यह परिसर भारत में एक पहला नेट जीरो ऊर्जा जो हमारी है, नेट जीरो पानी और नेट जीरो कचरा परिसर यहाँ पर देखा जाएगा, जो आधुनिक स्थिरता और सिद्धांतों को दर्शाएगा। राइट, तो आंसर हमारे यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, बहुला विषहरी पूजा बिहार की एक अनूठी लोक परंपरा है, मुख्य रूप से किस नदी के अधिकारी क्षेत्र बेसिन से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी गंगा बेसिन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहुला और बिसहरी पूजा है बिहार के गंगा नदी जो बेसिन है उससे गहरे रूप से यहाँ पर जुड़ी हुई है, और विशेष रूप से भागलपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें एक पारंपरिक और लोक धार्मिक जो आयोजन है उसका मुख्य रूप से यहाँ पर पूर्वी बिहार, विशेष रूप से भागलपुर और मुंगेर बांका जिलों में यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर है, बिहार के याद रख लो, पूर्वी यहाँ पर जो बिहार है उसका, और कौन कौन से यहाँ पर इसमें जिले आ रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिले में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल यहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर बेगूसराय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये। राइट, तो क्या देखो, बिहार बजट ने 2025-26 में विशेष रूप से बेगूसराय जिले को एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य होगा कि जो बिहार है उसमें उन्नत कैंसर उपचार सुविधाएं प्रदान करना, ताकि क्या मरीजों को दिल्ली या मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सके। ठीक है, तो बेगूसराय को इसके उत्तरी बिहार में केंद्रीय जो हमारा स्थान और यहाँ पर आसपास के जो जिले हैं उसके बढ़ते हुए कैंसर के जो मामले इसको देखते हुए यहाँ पर ये चुना गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा इसका बेगूसराय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से, निम्नलिखित में से बिहार की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 के यहाँ से ये
सोमेश्वर हिल पहाड़ी, सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर जो है हिल बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। ये समुद्र स्तर से लगभग 880 मीटर ऊंचाई पर उभरती है। ठीक है, ये पहाड़ी सोमेश्वर रेंज का हिस्सा है, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक खंड है, जो हमारा हिमालय की जो बाहरी गिरपीठ है उसका क्षेत्र में आती है। ठीक है, और यहाँ पर एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, कौन सा, वाल्मीकि जो हमारा बाघ अभ्यारण्य है, इसके भीतर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिससे ये क्षेत्र में जैव विविधता में समृद्ध देखा जाता है। ठीक है, बिहार के अधिकांश हमारी जो पहाड़ियाँ जैसे राजगीर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी है ना, और गया यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसमें दक्षिण और केंद्रीय भागों में यहाँ पर ही स्थित हैं। उनकी ऊंचाई मध्यम से 400 से लेकर और भी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार के करकट जलप्रपात के महत्व को यहाँ पर सही वर्णन करता है। ठीक है, तो देखो जो सही वर्णन कर रहा है बिहार के करकट को लेकर, तो यहाँ से हो जाएगा इसमें 82 का जो आंसर हो जाएगा 82 का, ये कैमूर। ठीक है, ये कैमूर जिले में स्थित है। इसे मगरमच्छ संरक्षण और इको टूरिज्म स्थल के लिए यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। किसको, जो हमारा बिहार में करकट या करकट जलप्रपात है इसको। ठीक है, सी बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 83, बिहार के रोहतास जिले में अमझोर क्षेत्र किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, यहाँ से ये 83 का यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायराइट। ठीक है, पायराइट जो हमारा जो रोहतास जिले में स्थित पायराइट जो खनन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, जो एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, पायराइट रासायनिक रूप से यहाँ पर आयरन सल्फाइड जिसको बोलते हैं FeS2। ठीक है, ये और यहाँ पर इसके जो धातु पीले रंग के यहाँ पर साथ, जो इसे अक्सर जो मूर्खों का सोना भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, पायराइट, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 84, 2025 की वर्तमान स्थिति के अनुसार बिहार के राज्यपाल कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से ये आरिफ मोहम्मद खान, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान को 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला था, जिन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ जो अर्लेकर थे उनकी जगह ली थी। वे पहले केरल के राज्यपाल थे और यहाँ पर बाद में बिहार के जो पदस्थापित हुए थे। ठीक है, वह एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता और समाज सुधारक भी हैं, जो सामाजिक जो हमारे मुद्दों को लेकर संवैधानिक मामले और यहाँ पर प्रगतिशील जो दृष्टिकोण है उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का, ऐसे ये हो सकती है जो संख्या है 36, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में मंत्रियों की जो हमारी परिषद में मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। यह संशोधन 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 164 1 ए है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राज्य मंत्रियों की परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मंत्री भी शामिल होगा, और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य की जो संख्या होगी उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, यहाँ से ये है नीतीश कुमार के पास। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है, और उनकी कार्यकाल यहाँ पर जो है, पहला कार्यकाल उनका 2000 था, है ना, सन 2000 में 7 दिनों के लिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप से थे। राइट, उसके बाद दूसरा कार्यकाल इनका था 2005 से 2014। ठीक है, और 15 में भी वर्तमान में देखे गए थे वो, वर्तमान से, और जुलाई से अब तक यहाँ पर हैं, मतलब जुलाई तक अभी फिलहाल हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला राज्यपाल के रूप में काम किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ऐसे आपका ये इनमें से कोई नहीं। राइट, तो कौन होगा, देखो जुलाई 2025 तक बिहार में कभी भी महिला राज्यपाल नहीं रही है। अब तक बिहार के सभी राज्यपाल पुरुष नेता ही यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, रामदुलारी सिन्हा बिहार की पहली महिला जो केरल की राज्यपाल तो नहीं थी। ठीक है, और उन्होंने कभी बिहार की राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि कोई बड़ा ही नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के जो शासक है उसमें से किसने जैन धर्म को अपनाया
और कहा जाता है कि उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और जैन सन्यासी बन गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 89। किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार के राजगृह में हुआ था या तो आयोजित हुआ था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से पहली बौद्ध संगीति। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर। जो पहली बौद्ध संगीति थी ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मृत्यु जिसको बोलते हैं उसके तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व यहाँ पर लगभग आयोजित यहाँ पर की गई थी। स्थान परिषद राजगृह वर्तमान में राजगीर बिहार में स्थित है। सतपंडी गुफा में आयोजित यहाँ पर की गई थी, जो मगध का एक महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 का ए यहाँ से करेक्ट है। 90 नंबर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक मधुबनी पेंटिंग की विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से ये सी स्टेटमेंट, वास्तविक मानव चित्रण, परिपेक्ष और शेडिंग का उपयोग। ये कैसा, ये एक मधुबनी पेंटिंग की विशेषता नहीं बताता है। राइट, इसमें क्या था, ये प्राकृतिक रंगों और यहाँ पर जो पिगमेंट्स था उसका उपयोग मधुबनी कला पेंटिंग थी उसकी प्राकृतिक और जैविक रंगों का उपयोग करती थी। ठीक है, उदाहरण के लिए हल्दी पीला करने के लिए, ठीक है, इंडिगो नीला करने के लिए, और चंदन जो पत्तियां थी और फूल थे, और यहाँ पर कुछ कालिक रंग है ना पैलेट बनाने के लिए कुछ उपयोग करते थे। तो ये सब जो टहनियाँ थी उनको उपयोग करके भी यहाँ पर रंग बनाते थे। ठीक है, आंसर यहाँ से इसका सी करेक्ट है। आंसर क्या होगा इसका 90 का? हाँ, 90 का सी यहाँ से करेक्ट है। 91 देखते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार में आहूत किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक जो सुधार हैं, ठीक है, उनके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना या समाज में परिवर्तन करना। सी यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जिन्होंने 1974 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी, जो व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों, खराब शासन व्यवस्था के खिलाफ था। यह आंदोलन केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय समाज है इसको समग्र रूप से परिवर्तित करना इसमें शामिल था। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 92, बिहार के उस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है कि कौन था जिसने 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से तिलका मांझी। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी जिसे तिलक पांझी भी यहाँ पर लिखा जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, एक संथाल आदिवासी नेता थे जिनका जन्म लगभग 1750, ठीक है, 1750 ईस्वी के भागलपुर में संथाल और परगना संथाल के प्रधान क्षेत्रों में हुआ था, जो तब उस समय बिहार के हिस्सा था। अब कुछ हिस्से यहाँ पर झारखंड में आ गए। ठीक है, उन्हें भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता था। राइट, जिन्होंने 1857 में प्रसिद्ध विद्रोह को कई देशों को पहले यहाँ पर जो इनका नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के निम्नलिखित मृदा प्रकारों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, देखते हैं 93 को। यहाँ से देखो हमारा जो इनके हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, पहले होगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा आपका जाएगा 3 नंबर में। उसके बाद आपका जाएगा यहाँ से रेतीली जलोढ़ मृदा 4th नंबर। उसके बाद आपका आएगा लाल और लेटेराइट पहले में, और उसके बाद आपका आएगा 4 3 1 2। अब आएगा पीट दलदली मृदा, ये 4 3 4 1 2। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। ठीक है, तो 3 4 1 2 ए नंबर यहाँ से जो इसका है वो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94 नंबर। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और झारखंड के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 के यहाँ से ये जो बनाती है ये सोन बनाती है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी बिहार की दक्षिण सीमा के पास बहती है, विशेष रूप से रोहतास और औरंगाबाद क्षेत्र में। राइट, दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में सोन नदी बिहार को झारखंड से यहाँ पर क्या अलग करती है, विशेष रूप से झारखंड के पलामू जिले के पास सोन नदी के रूप में प्राकृतिक सीमा बनाती है। सोन नदी दक्षिण जो बिहार और यहाँ पर उत्तरी झारखंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, विशेष रूप से जो जैसे कि रोहतास जिला बिहार के उत्तरी तट पर, ठीक है, पलामू जिला झारखंड में दक्षिण तट पर, और सोन नदी यहाँ पर जो कि ये बनाती है। सो इसका जो उद्गम होगा मरकंटक पठार मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से जो कुछ बातें याद रखनी है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 95। बिहार सरकार के वर्गीकरण के अनुसार बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। यहाँ से ये जो विभाजित किया गया इनको, ये किया गया 4, है ना, 4 भागों में यहाँ पर, या 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में वे क्षेत्र होते हैं जिनकी जलवायु मृदा प्रकार जो होती है प्रकार की वर्षा पैटर्न के आधार पर इसने उत्पादन की क्षमता को समान होती है, ठीक है, जिन्हें यहाँ पर जो विशिष्ट कृषि गतिविधियों की योजना बनाने के लिए उनसे उपयोग किया जाता है, राइट। तो यहाँ से 4 जो है इसका, ये 4 जलवायु क्षेत्रों में, 4 जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना जो है फॉक्सनट, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर खेती करने के सबसे प्रचुर क्षेत्र माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 96 का बी, मिथिलांचल क्षेत्र, है ना, जो मिथिलांचल क्षेत्रों का, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये विशेष रूप से जिले जो हमारे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा मखाने की खेती के लिए एकदम प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बिहार भारत का मखाना उत्पादन में करीब 85 से 90% हिस्सा प्रदान करता है और मखाने की खेती जलमग्न क्षेत्रों में, जैसे तालाब और जल भराव वाले क्षेत्रों में होती है, राइट। ये जलोढ़ जो हमारे मैदान है उसमें मौसमी जल संचय के साथ यहाँ पर उगता है। ये मिथिला मखाना के नाम से भी जीआई टैग के रूप में इसे चिन्हित उत्पाद माना गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिथिलांचल क्षेत्र, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 97 भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो अपने गर्म पानी के झरनों के यहाँ पर समृद्ध और यहाँ पर जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले में अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। यहाँ से ये आंसर होगा इसका मुंगेर, ठीक है, क्या होगा, मुंगेर, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम जो बंद हमारा वन्यजीव अभयारण्य है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जो दक्षिण पहाड़ियों के वनाच्छादित पठार के क्षेत्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 98 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। यहाँ से ये सौर विकिरण, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सौर विकिरण है इसकी जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम पैटर्न और तापमान परिवर्तन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 99 है, पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक कारकों जैसे हवा और पानी द्वारा घिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। ऐसे इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है अपरदन, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपरदन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक एजेंट जैसे हवा, पानी या जो हमारी बर्फ होती है उसके द्वारा चट्टान और मृदा को हटाकर परिवहन यहाँ पर किया जाता है, जो मौसमजन्य दबाव, स्थलीय रूप से टूटना या उत्साधन करना, उससे अलग होना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर अपरदन, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, किस प्रकार का बादल भारी वर्षा और आंधी तूफान से जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये कपासी वर्षा मेघ और क्यूमुलोस निम्बस, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा क्यूलोम्बस है ये बादल जो अक्सर ऊंचे और जो आंवल के आकार के यहाँ पर होते हैं और भारी वर्षा, आंधी तूफान और गंभीर मौसम की स्थिति में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर, विश्व मानचित्र पर कौन सी देशांतर रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास 4 या 5 का क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 101 का, ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, ये, ठीक है। जरा जो बच्चे होते हैं क्लास 5-6 के जो अच्छे पढ़ने में, वो सब बातें क्वेश्चन को बता देंगे क्या कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर देशांतर, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन 102, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर में से कौन सा है, अनाईमुडी, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। अनाईमुडी जो केरल में 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पश्चिमी घाट और यहाँ पर जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, जबकि यहाँ पर अन्य शिखर हमारे शिखर पर भारत में नहीं है, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन 103 नंबर। 103 है, भारत में प्रमुख कोयला निक्षेप भंडार किस यहाँ पर भूवैज्ञानिक संरचना में पाए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का, यहाँ से ये पाए गए गोंडवाना, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो हमारे के प्रमुख कोयला निक्षेप भंडार हैं जिसे झरिया, झार और यहाँ पर रानीगंज, गोंडवाना संरचना में पाए जाते हैं, जो अपनी कार्बोनिफेरस अवसादी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोंडवाना जो हमारा ये भारत में प्रमुख कोयला जमा जो मुख्य क्षेत्र है गोंडवाना, उसमें भूवैज्ञानिक संरचना में पाया जाता है, जो पर्मियन और जो क्रेटेशियन होता है उसके काल से यहाँ पर देखा गया है, लगभग 300 से 66 मिलियन साल पहले से, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका गोंडवाना एक करेक्ट हो जाएगा।
104 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का, यहां से जी जाना जाता है दामोदर। ठीक है, बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। ठीक है, दामोदर नदी पश्चिम जो हमारा बंगाल है उसमें अक्सर बाढ़ आने के कारण ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम जो है ये जैसे बाढ़ नियंत्रण उपायों के बावजूद भी यहाँ पर कोसी नदी जो बिहार और यहाँ पर नेपाल से बहती है, इसको अक्सर बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बदलती हुई धारा और भारी सिल्ट निक्षेपण के कारण यहाँ पर अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती रहती है, और ये बंगाल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या, बी दामोदर इसका करेक्ट आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण विज्ञान में आवास और निज स्थानिक की बुनियादी अंतर को अच्छे तरीके से वर्णित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ये होगा, जो हो जाएगा आवास एक विशेष प्रजाति के लिए भौतिक पर्यावरण को संदर्भित करता है, जबकि निज स्थानिक उस प्रजाति को विशिष्ट भूमिका और यहाँ पर अंतर क्रियाओं को जोड़ देता है। ठीक है, तो ए यहाँ से क्या होगा 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवास होता है उस भौतिक पर्यावरण या विशेष स्थान को संदर्भित करता है जहाँ एक विशेष प्रजाति पाई जाती है। यह मुख्य रूप से स्थान और स्थान भौतिकी विशेषताओं के बारे में बताता है। आवास क्या होता है? आवास को अक्सर उनकी भौतिक जो विशेषताएं होती है उसके संदर्भ में वर्णित किया जाता है, जैसे एक जंगल, तालाब, रेगिस्तान या प्रवाल भित्ति। इन भौतिक विशेषताओं में जलवायु वनस्पति जो हमारी स्थलाकृति होती है उनके सभी तत्व यहाँ पर शामिल होते हैं। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। 106 नंबर, 106 है कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। कोरल पॉलिप का जोनसिनथेला के साथ पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला यहाँ पर कथन ये दे रहा है, राइट। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा हो जाएगा कथन का, ये 106 में है ना, तो इसका जो कथन हो जाएगा पहला वाला, ये यहाँ से हो जाएगा आपका, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। हाँ ठीक है, पहली बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि कोरल जो पॉलिप होते हैं ये जेन्सेथेला के साथ पारंपरिक संबंध होता है इससे। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो होते हैं अधिकांश रीफ जो होते हैं इसका निर्माण कोरल में जेन्सेथेला जो नामक एक प्रकाश के संश्लेषण करने की प्रक्रिया जो कोशिकाओं में होती है, ठीक है, जो उनके ऊतकों में रहती है, और कोरल यहाँ पर जेन्सेथेला जो है उसके बीच यहाँ पर पारंपरिक संबंध होता है, जिसका मतलब होता है कि दोनों के बीच यहाँ पर एक सकारात्मक संबंध होता है और दोनों इससे लाभ होता है। पहला बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, कोरल पॉलिप जेन्सेथेला को भोजन प्रदान करते हैं, जबकि जेन्सेथेला कोरल्स के रंग को प्रदान करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सेकंड बात यहाँ से बोला है ये एक सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करता है, और जो कोशिका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी जो होता है वो उत्पन्न करेगा, जो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोरल्स को यहाँ पर भोजन भी प्रदान करते हैं, और उनके मरने और बीच के जो सहजीवी संबंध है उसको टूटना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। ओनली वन करेक्ट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये। आंसर यहाँ से एक सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 106 का एक सही है दूसरा गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर यहाँ से। ठीक है, आगे 107 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में आयतन मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो 107 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, ये बैकाल झील, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। बैकाल झील जो रूस में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें लगभग 23,615 क्यूबिक किलोमीटर यहाँ पर जो पानी है इसकी गहराई यहाँ पर काफ़ी अधिक है, जिसे लोग लेक सुपीरियर और अन्य झीलों के भी अधिक यहाँ पर मनाते हैं। तो यहाँ से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी कोरल जो रीफ प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 के आंसर ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ग्रेट जो हमारी बैरियर रीफ है ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो क्वींसलैंड है उसके उत्तर पूर्व तट पर स्थित है, जो कोरल सागर में फैला हुआ है। 109 नंबर देखते हैं। 109 है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह भौगोलिक जो हमारा ऊपर जो हमारा क्षेत्र होता है उत्तर अमेरिका का हिस्सा जो है उसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से डेनमार्क से जुड़ा हुआ था, जो एक यहाँ पर यूरोपीय देश है, जिसमें डेनमार्क सरकार द्वारा ग्रीनलैंड के जो विदेश मामले थे उसके रक्षा संचालन के लिए यहाँ पर
देख रेख करती थी, और यहाँ पर जबकि ग्रीनलैंड था उसमें आंतरिक मामलों को लेकर स्वायत्त रखता था। ठीक है, तो सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर कर लो, क्योंकि इतना डीप यहाँ पर नहीं जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर जो ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, तो आपको ये बात सिर्फ याद रखना है। 109 का यहाँ से जो आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ये। ठीक है, 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जापान में एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का यहाँ से ये माउंट फूजी, राइट। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। माउंट फूजी एक हमारा प्रतिष्ठित स्ट्रेटो जो हमारा वोल्केनो है वो होता है, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 3776 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये होंसू द्वीप पर जो स्थित है। ठीक है, इसकी आकार समानता में कभी कभी यहाँ पर ज्वालामुखी जो गतिविधि उसके यहाँ पर प्रसिद्ध जो होती है 1707 में इसकी अंतिम विस्फोट यहाँ पर देखा गया था, उसमें शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट फूजी। इतनी बात आपको याद रखनी है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को फंसा लेती है और यहाँ पर वैश्विक तापमान वृद्धि को योगदान करती है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन इनका कारण नहीं बनते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित लाइट वेट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एलपीएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति है उसमें बिना किसी बिंदु के भुगतान सेवाएं सुनिश्चित करना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलपीएसएस जो हमारा है ये प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसी जो आपदाएं होती है उसके दौरान काम करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया। ठीक है, ताकि यहाँ पर महत्वपूर्ण लेन देन के लिए न्यूनतम जो डाउन टाइम है उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि इसका उद्देश्य होगा कि यूपीआई या आरटीजीएस को प्रतिस्थापित करना नहीं है ना। ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर जो हमारा ये तकनीक है ये आरटीजीएस और यूपीआई को प्रतिस्थापित करेगा या रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि इसे एक बैकअप सिस्टम के रूप में काम करेगा जो आवश्यक वस्तु के भुगतान सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आरबीआई द्वारा प्रस्तावित जो हमारा लाइट वेट जो पेमेंट है और सेटलमेंट सिस्टम है एलपीएसएस, इसको मजबूत और लचीला भुगतान जो बुनियादी ढांचा है वो प्रदान करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 113 नंबर, आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 के यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा ये जो आंसर होगा यहाँ से इसका ये डी हो जाएगा। टीडीएस एक प्रत्यक्ष कर है और जबकि टीसीएस एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बस सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही था एक, राइट। टीडीएस मतलब होता है टैक्स जो हमारा डिटेक्टेड एट सर्विसेज या सोर्सेस में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये क्या है टीसीएस क्या होगा? टैक्स कलेक्टेड सोर्सेज, राइट। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर है। 114 नंबर देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में चर्चाओं में संदर्भित हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024-25 में भारत में सबसे बड़ी वस्तु के रूप में किसका निर्यात हुआ था? कृषि वस्तु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का यहाँ से ये किया गया था चावल का। ठीक है, चावल में यहाँ पर सबसे बड़ा जो कृषि वस्तु ग्रुप में निर्यात हुआ था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वित्त वर्ष में 2024-25 में चावल का बासमती और यहाँ पर गैर बासमती दोनों की किस्में यहाँ पर शामिल थी। आपसे बोलेगा जो बासमती चावल है वो यहाँ पर ज़्यादा निर्यात होता है, ऐसा नहीं है। बासमती प्लस गैर बासमती दोनों यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा जो बजट है 25-26 में चर्चा में संदर्भित डेटा था उसमें यहाँ पर बताया गया था, राइट। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 115 आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है उसके संदर्भ में 2018 में शुरू किया गया था। भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिलों में कितने को यहाँ पर बदलने का लक्ष्य रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का यहाँ से ये बी 112। ठीक है, तो क्या होगा ये 112 जो यहाँ पर जो हमारे सबसे जो सामाजिक आर्थिक न्यायपूर्ण जो जिले हैं इनको बदलना, राइट। आगे देखते क्वेश्चन 116 नंबर, जनवरी से मार्च 2025 में तिमाही भारत का चालू खाता संतुलन क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 के यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट 13.5 बिलियन आरसीएस। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इससे इतना डीप नहीं जाएगा, ये इतना ही पूछेगा क्वेश्चन। तो 117 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल होता है एसडीजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इंडेक्स 2025 का स्कोर क्या रहा है? इसका स्कोर जो रहा था ये एक स्कोर करता है, मतलब जैसे कि क्या रैंकिंग तुम्हारी आई है ना, तो वो रैंकिंग का मतलब स्कोर क्या है, रैंकिंग स्कोर में दी गई है इसको, राइट। तो आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से बी 66.95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। संयुक्त राष्ट्र जो हमारा सतत विकास समाधान नेटवर्क है एसडीजी
SN द्वारा जारी किया था ये 2025 का सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो SDG इंडेक्स है उसमें 167 देशों में कितना वन जो 67 देशों में जो 99 स्थान पर है, ठीक है, और इसका स्कोर 66.95 है। ये 2024 में 109वें स्थान पर था, ठीक है। तो भारत के रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आपसे भी क्वेश्चन बोलेगा जो भी SDG की रिपोर्ट आई उसमें भारत के रैंकिंग में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, खराब हुई है ना, या कुछ सुधरी है या फिर स्थिर रही है, तो क्या वो सुधार हुआ है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 118 नंबर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो MSF है उसके बारे में विचार करना है। MSF एक प्रावधान है जिसे RBI ने पेश किया है जो वाणिज्यिक बैंकों और उधारकर्ताओं को रातों रात अपनी तरलता बढ़ाने की अनुमति देता है। पहला क्या होगा, 118 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये इसका पहले का जो पहला स्टेटमेंट बोला है 114 नंबर को 118 नंबर है ना, हाँ, तो 118 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, MSF के तहत बैंकों को RBI ऋण से प्राप्त करने के कोई पार्श्विक बंधन नहीं देना पड़ता, या पार्श्विक या संपार्श्विक जो बंधन है नहीं देना पड़ता है। सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि बैंकों को RBI ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां में बंधक रूप में देना पड़ता है ना, और MSF दर पर बैंकों को अपनी अतिरिक्त जो सरकारी प्रतिभूतियां उसके खिलाफ उधार मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में MSF जो दर है ये रेपो दर से 25 आधार बिंदु कम है, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट बोला है ये जो हमारा बोला कि यहाँ पर 25 कितना बोला है, हाँ, रेपो दर 25 आधार है, तो यहाँ 25 आधार नहीं होगा, ये क्या होगा, ये जो दर थी करीब यहाँ से पहले थी यहाँ पर, मतलब रेपो दर 25 आधार, लेकिन अब कितना 0.75 मतलब 75 दर यहाँ पर इसमें कर दी गई है। पहले 25 थी, अब यहाँ पर 25 थी, यहाँ पर 75 दर है, तो गलत हो जाएगा। चौथा, ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है, देखो जो पहले जो सही स्टेटमेंट है सिर्फ आपको वो माइंड में रखते जाना है। एक तो ये बात करेक्ट थी और एक चौथी बात करेक्ट होगी, केवल यहाँ पर शेड्यूल जो होते कमर्शियल अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है इसको MSF सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो सिर्फ दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि एक तो MSF जो प्रावधान था RBI ने पेश किया था, ठीक है, ये बात, और एक तो यहाँ से जो चौथा वाला बताया वो, ये हमारे क्या होंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF के बारे में सही बात बता रहे हैं, ठीक है। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। आंसर 1-4, तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 नंबर है, जैसा कि बजट 2025-26 चर्चा में व्यापार जो डेटा था उल्लेखित करता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान भारत में सबसे अधिक वस्तुओं का आयात किस देश ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 के यहाँ से, ये किया था 20 संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 120, भारत सरकार का प्राथमिक घाटा क्या है और यह राजकोषीय घाटे से किस प्रकार भिन्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से, ये आंसर इसका होगा जो हमारा वित्तीय घाटा है, घटाकर पिछली जो उधारी पर ब्याज भुगतान जो वर्तमान उधारी की आवश्यकता पर केंद्रित होता है। तो यहां से बी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा 120 का, ठीक है। आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन 1 दे रहा है और कारण R दिया होगा ऊपर, ठीक है। लेटराइट मृदाएं आमतौर पर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय होती है जिनका pH 6 यहां पर जो है उससे अधिक माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर समानता, इसमें पौधे की आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो क्या होगा 121 का जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये 121 की जो पहली बात है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पहली बात हमारी करेक्ट है, राइट। ऊपर देखते हैं आप कारण को, यहाँ पे कारण बोला है इस प्रकार की मृदा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है और भारी वर्षा के कारण यहाँ पर गहन जो लिंचिंग है इसका परिणाम होती है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर, इसमें बोला है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला नेत्री की जो संस्मरण है उसमें मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से, ये डी सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जो महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। जो सरोजिनी नायडू की जयंती, उन्हें भारत के कोकिला भी कहा जाता है। इस दिन यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को महिलाओं के अधिकारों के लिए कर समर्थन और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता था, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस है और वो एक था हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, वो कब होता है, वो 8 मार्च को, राइट। याद रखना दोनों डिफरेंस मतलब क्रिएट नहीं करना है कि यहाँ पर क्या क्या था इसका। 123 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस संकटग्रस्त प्रजाति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 123 का यहाँ से, सी एक सींग वाला गेंडा। 124 नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहे जो अति
संकटग्रस्त जंगली घोड़े फेरल हॉर्स किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 के यहाँ से ये जो पाए गए थे भी ये दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान था उसमें देखे गए थे। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिब्रू सैखोवा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है असम में स्थित है और ये अति संकटग्रस्त जंगली घोड़े के लिए यहाँ पर जाना जाता है। 125 भारत में लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का यहाँ से बी 16 जनवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है किस कोच को 2025 में हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 के यहाँ से ये जो पुरस्कार दिया गया था संदीप सांगवान को। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 है हरियाणा स्टीलर्स ने दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के यहाँ पर खिताब किसे हराकर जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 के यहाँ से ये जो आंसर होगा ये पटना पायरेट्स जो है इसको, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 128 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने क्वांटम प्रौद्योगिकी को भारत का पहला स्नातक स्तर पर माइनर कार्यक्रम किसके साथ मिलकर शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 के यहाँ से ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला स्नातक जो यूजी माइनर कार्यक्रम है हमारा ये प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय जो तकनीकी है शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा पर संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। 129 काम्या कार्तिकेयन जो सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों की चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का यहाँ से ये ए भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो काम्या है ये 17 वर्षीय का जो कार्तिकेयन मुंबई नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा भी है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। आगे 130 नंबर ADR द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से एन चंद्रबाबू नायडू, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 131 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर जाने सर्वसम्मत निर्णय किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ऐसे ये रक्षा मंत्रालय, बी यहाँ से करेक्ट होगा। 132 है हाल ही में भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार देने के यहाँ पर निर्णय लिया है, इसमें से कौन शामिल नहीं पूछा है, कौन शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का यहाँ से जो शामिल नहीं है इसमें ये सुश्री ज्योति याराची, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 भारत में विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत की सहायता देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से आपको जो आंसर होगा ये वनुआतु। ठीक है, वनुआतु, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने वनुआतु के मित्रवत लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए भारत प्रशांत जो हमारी द्वीपीय समूह सहयोग मंच है उसके अंतर्गत एक करीबी मित्र के लिए भागीदारी के रूप में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 134 प्रोजेक्ट 75 श्रेड जो हमारा है श्रेणी की छठी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 9 जनवरी 2025 को अनिवार्य समुद्री परीक्षणों के जो सफल में समाप्ति के बाद भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था? आंसर हो जाएगा 134 का, हाँ 134 का यहाँ से वाघ सीर। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखते हैं क्वेश्चन 135 भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से आंसर सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 136 है 8 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी दिवस का मुख्य थीम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान इसका थीम था। 137 हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से किस बहुपक्षीय संस्था का 10वां सदस्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का यहाँ से ब्रिक्स इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो 17वां यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो ब्रिक्स के नेताओं के इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया गया। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, तो आंसर हमारा 137 है इसका, ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 देखते हैं। हाल ही में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 138 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका CBI, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 139
प्रबोतो सुबियांतो भारत के 2025 स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के परेड के रूप में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था इनको। किस देश के राष्ट्रपति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का ये इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 140 नंबर को। 140 है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से ए 85वां। 141 400 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से आपका जो आंसर होगा ये 6 हो जाएगा। कितना 400 के पूर्ण वर्ग जो कितने गुणनखंड 6 यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, आगे 400 है ना, देख लेते करके देखो 400 इक्वल 20 इंटू 20। ठीक है, तो हो जाएगा ये इसके गुणनखंड है। उसके बाद यहाँ पे जो और निकालेंगे तो यहाँ से इसके 6 आएंगे। और अगला देखते हैं 142 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से यहाँ पर प्रति किलोग्राम चावल के हिसाब से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का रूप 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? आंसर क्या होगा? 142 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 8:7, मतलब 8:7 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाएंगे कैसे देखो बता देता हूँ थोड़ा सा करके। इसको मान लेते हैं 930, ठीक है, और इसको 80, इसको 1080 और इसको 70। ठीक है, मैच करेंगे यहाँ पर 1000 कर लो, इसको माइनस करोगे घटाओगे तो आज से जो आंसर आ जाएगा 8:7 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो सॉल्व इसको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 143 देखो हमें जो बीपीएससी जो क्वेश्चन देता है मैथ के बहुत इजी रहते हैं, है ना। उसी जगह आप देख लो यूपी पीसीएस का देख लो, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है सी सेट का, वो बहुत टफ होता है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे बनेगा ही नहीं। यूपीएससी के देख लो तो और टफ है वो। तो जो बीपीएससी देता है क्वेश्चन करीब 10 से 12 क्वेश्चन देता है, उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों, तो सब क्वेश्चन ईजी रहते हैं इसके। ठीक है, कठिन नहीं रहते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये और लाभ प्रतिशत 25% है तो लागत मूल्य क्या होगी? ठीक है, 143 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 64 रुपये होगी। कितना होगा 64, 164। ठीक है, कैसे करेंगे देखो बोला कि लाभ मतलब हमको इतना हमने कमाया, हमारे पास एक पॉइंट होता है कितना 100 होता है, लाभ हो गया 25% कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, 125 बराबर किसके 80 के। ठीक है, 125 बराबर 80 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 80/125। राइट, सॉल्व करेंगे तो आंसर 64 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। 144, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और देखता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभों को गिन पाता है। यदि खंभे 50 मीटर दूरी पर है तो ट्रेन की गति क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का आंसर इसका 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से फॉर्मूलाज करोगे आ जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो जो बुक आप पढ़ सकते हो, एक होती थी बुक अग्रवाल की कोई बुक आती है इसमें, है ना, तो वो बुक आप यहाँ से पढ़ सकते हो मैथ के लिए। राइट, तो इतना डीप बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल की। हाँ, 144 145 देखते हैं। 145 है, यदि ए कोई कार 10 दिनों में करता, बी वही कार 15 दिनों में करता, दोनों मिलकर वह कितने दिनों करेंगे? सबसे सरल क्वेश्चन है ना। 145 का जो आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर करेंगे कितना, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 145 का 6 दिन, बी यहाँ से करेक्ट है। देखो 10 दिन और यहाँ पर ये 15 दिन, 15 दिन करता था, तो निकालेंगे कितना निकालते हैं हम 30 आएगा, है ना, 30 हो गया। तो ये हो गया इसका काम 10 या 30, 3 और 15 दोनों 30 ये। राइट, तो इसको ये दोनों मिला कितना हो गया 5 डिवाइड करेंगे इसको 30 को, 5 6 30, तो आंसर कितना आएगा 6 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 146 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऑड या ऑन आउट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का आंसर जो आंसर होगा ये डी ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 147 नंबर, 45 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, यदि राधा बाईं ओर से 21वें स्थान पर बैठी है तो दाईं ओर वह किस स्थान पर होगी? राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 147 का सॉल्व करोगे बनाओ के तो आंसर हो जाएगा 25। आगे देखते हैं क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही के साथ पर पूरा कोड करना है, क्या कोड होगा? आंसर हो जाएगा कोड का ये 148 है, इसका हो जाएगा आंसर ए 77। ठीक है, 149 देखते हैं, शक्ति और रश्मि उन 22 छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने परीक्षा दी और 81 अंक प्राप्त किए। रश्मि को छोड़कर 21 जो छात्राएं थी, छात्रों का स्कोर 61 और यदि शक्ति को हटा दिया जाए तो 22 छात्रों का औसत स्कोर 21 छात्रों के औसत से 1 अंक अधिक है। उसी परीक्षा में रश्मि ने कितने अंक प्राप्त किए? आंसर हो जाएगा 149 का, यहाँ से ए 39। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 150 है, एक कंपनी के 60 कर्मचारी के समूह
नहीं कुछ केवल जो विंडो है उपयोग करते थे, और कुछ यहाँ पर कर्मचारी विंडो को देकर MS6 OS का उपयोग करते थे। यदि विंडोज OS का उपयोग करने वाले जो कर्मचारी उनकी संख्या 35 है, तो क्रमशः कितने कर्मचारी जो हैं ये मैक OS का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा 150 का, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 150 का ए नंबर स्टेटमेंट जो है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40, 25 और 20 इसका करेक्ट आंसर है। राइट, तो इस टाइप से अपना जो आंसर है वो कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना, जैसे आप देखते हो तो ज़्यादा से लोगों को शेयर कर दो तो ज़्यादा दूर तक मतलब लोगों तक पहुंच जाएगा कि हाँ जो बहुत लोग नई टेस्ट परचेस कर सकते तो यहाँ से देख के अपना ये सब कवर कर सकते चीज़ें। ठीक है, तो और कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो अभी BPSC का चल रहा है, BPSC टेस्ट होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा मेंटरशिप UPSC का। ठीक है, ये BPSC आप टेस्ट दे लो, उसके बाद यहाँ से जो मेंटरशिप का स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद से UPSC के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक टॉपिक के लिए मैं हाईलाइट करूँगा आपको क्या क्या टॉपिक आपको उस टाइम तक पढ़ने कवर करने। ठीक है, UPPCS का चल ही रहा है, UPPCS का मैं डाल ही रहा हूँ ग्रुप पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। टेलीग्राम डाउनलोड करके जो यहाँ पर ग्रुप में जाओगे चैनल पे, वहाँ पे मैं डेली का टारगेट रहता है UPPCS को भी डालता हूँ। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।